बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ियाउर रहमान बाजवा और आप देख रहे हैं ज़िया बाजवा व्लॉग्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी लाहौर में। एक मसीहा खातून, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा हमारे पास मौजूद हैं और इन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। और ये एक ऐसी मोटिवेशनल आइकॉन स्टोरी है। इनकी लाइफ की स्टोरी, जो सक्सेस स्टोरी है, वो आपको यकीनन मालूम होगी। उसके बाद जिन्होंने एक मसीहा बन के दुखी इंसानियत की खिदमत की है, वो उसकी एक लंबी दास्तान हमारे पास खुल के सामने आई है। तो आज इनसे काफ़ी बातें जो सोच के रखी हुई थी, जो इनसे करेंगे। और मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ, इनके वेलफेयर के काम से, इनकी सादगी से, इनकी स्ट्रगल से, इनकी मुस्तकिल मिजाजी से। यकीन कीजिएगा, मैं मुबालगा राय से काम नहीं ले रहा। मैं कभी भी चल के किसी के पास इस तरह से नहीं गया। मैं स्पेशली इनसे मिलने के लिए आया हूँ कि ये जो काम कर रही हैं, इनको अप्रिशिएट किया जाए। और इस तरह की मोटिवेशनल और पॉजिटिव कंटेंट और हक सच पे कंटेंट पे जो वीडियो बनाती हैं, माशाल्लाह वो काबिल दीद है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले बताइएगा, जो बचपन से लेके आपने किस तरह क्वालिफिकेशन ली, क्या क्वालिफिकेशन है, और तब की लाइफ में और आज की लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है? जी, जब की लाइफ में डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट यही है कि पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था कि बोलना कैसे है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मैं बात कर लेती हूँ। यानी कि अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर मुझे अब आता है, जो कुछ साल पहले नहीं आता था। तो ये अल्लाह का करम है और रहम है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये उसकी रहमत है। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की, काम किया, काम किया और काम किया, और स्ट्रगल की और हार्ड वर्क किया, जिसका क्रेडिट जो है अल्लाह ने वो ये दिया कि आज कुछ लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से, और जो मेरी लाइफ की स्टोरी है उसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया है। तो बचपन मेरा इस तरह स्टार्ट हुआ कि बचपन एक गांव में गुजरा है, ठीक है, और मैं टीन एज में ही थी जब हम गांव से मूव हो गए थे लाहौर के अंदर। और यहाँ पे आके पूरी लाइफ की स्टोरी मैंने बताई हुई है कि किस तरह से 2 रुपये वैन का किराया बचाने के लिए मैं और मेरे अब्बू जो है ना, वो 4 घंटे पैदल चलते थे। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को हम पैदल चलते थे। तो वो फिर हमें 8 रुपये जो हम बचा लेते थे, 4 रुपये जाने का और 4 रुपये आने का किराया, उस 8 रुपये से हम अपनी सब्ज़ी वगैरह पकाते थे, और बाकी जो सैलरी मिलती थी उससे हम कमेटी हमने डाली थी, और उससे हमने एक छोटा सा अपना आशियाना घर बनाया था, जो कि फिर बाद में टूट गया था। किस तरह टूटा वो भी रिश्तों की आड़ में आके टूटा था कि मेरा ये रिश्ता जहाँ हुआ था, जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई थी, उसने वो हमारा घर जो है ना वो सेल कर दिया था। तो मैं बच्चे उसकी की माँ भी थी उस टाइम, यानी कि मेरा बेटा था उस टाइम 1 साल का जब वो हमें छोड़ के गया था, और आज मेरा बेटा माशाल्लाह वो 15.5 साल का हो गया। तो उसके जाने के बाद फिर जो लाइफ में स्ट्रगल और जो हार्ड वर्क मैंने किया है, मैंने और मेरे बाप ने मिलके, उसका मैं आपको अगर बताऊं भी तो इस टाइम भी मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए। वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि लोग जो हैं वो मेरी स्टोरी को देखकर मोटिवेट हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे, लेकिन वो 15 से 17 मिनट की एक स्टोरी थी। लेकिन उसके पीछे जो हमारी ज़िंदगी के 18 से 20 साल गुजरे हैं, और किस सिचुएशन में वो गुजरे थे, किन किन मुसीबतों का हमने सामना किया, वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। अपना दर्द बताना इतना आसान नहीं होता। तो आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेरी 2005 में शादी हुई थी, फिर 2008 में शादी टूट भी गई, और उसके बाद मैंने पहली जो फर्स्ट जॉब की थी शादी के बाद, वो मेरी स्वीपर की थी। एज ए स्वीपर मैं सफाई करती होती थी, वॉशरूम धोने, लोगों के सफाइयाँ करनी। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। डायरेक्ट मैंने मैट्रिक किया। गांव में थोड़ा बहुत जाते थे स्कूल, नहीं इतना पता था, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट जो है ना वो मैट्रिक किया। बड़ी मैट्रिक करने में मुझे बड़ी परेशानियाँ हुई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और मुझे पढ़ना लिखना इतना अच्छा नहीं आता था। ऑल अकेडमीज़ रिजेक्टेड मी, सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आप फेल हो जाएंगी, हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया बड़ी मुश्किल से और ज़िंदा दिली के साथ। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके पार्थ में चली गई, और मेरी मैट्रिक से लेकर बीकॉम पार्ट 1 की स्टडी जो है वो पार्थ में हुई। मैट्रिक मैंने पार्थ में किया, इंटर मैंने पार्थ में किया, बीकॉम पार्ट 1 तक मैं पार्थ में ही रही ज़िंदगी के। यानी कि आप समझ लें
कि 4 साल मैंने पार्क में गुजारे थे। मैं सुबह वो से कौन लेकर सा पार्क था मैम जिसमें आपको इतना वो कामयाब बना? वो पार्क आज भी मौजूद है। सही है, मैं बल्कि कह रही थी मैं किसी दिन जाके वहाँ पे ब्लॉग बना के उन लोगों को दिखाऊं। सही है, तो वो मंडी स्टॉप पे है डूंगी ग्राउंड। सही है, वो निशाइयों का पार्क मशहूर है, वहाँ पे निशाई बैठते हैं सही और है। लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। डूंगी ग्राउंड है, तो वहाँ मैं जाती होती थी। और कभी एक दिल नहीं किया एक दो काश हंसी ला लिए कभी सिगरेट के? क्योंकि मुझे नशा नहीं करना था, मुझे पढ़ना था। सही है, तो फिर वहाँ से मैंने इंटर तक वहाँ पढ़ा, मैट्रिक भी वहाँ से किया और इंटर भी, और उसके बाद बीकॉम पार्ट 1 में मेरी तरक्की हो गई। मैं एक अच्छे पार्क के अंदर आ गई। वो ज़रा सोसाइटी का पार्क था, वहाँ पे मीर मीर लोग रहते थे, तो वहाँ नशाई कोई नहीं होता था, सिर्फ माली होते थे। मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी। फिर बीकॉम किया, बीकॉम पार्ट 2 में मेरा दोबारा निकाह हुआ। जिसके साथ हुआ वो अनमेरिड और मेरे से 8 साल छोटे भी हैं जी, और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने फिर मुझे एक्सेप्ट भी किया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने पढ़ना है, तो उन्होंने कहा आप पढ़ सकती हैं। मैंने फिर उनके साथ रहते हुए MBA किया माशाल्लाह। और 500 रुपये से फिर मेडिकल स्टोर भी बनाया दोनों ने मिलके। तो वो मेडिकल स्टोर आज वो चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके ऊपर 17 साल ड्यूटी भी की है, पहले भी, शादी से पहले भी मैंने की और शादी के बाद भी मैम की। बहुत शुक्रिया। ये तो एक इनकी एक जंग थी, एक महाज के ऊपर एजुकेशन हासिल करना आगे और फिर जॉब्स को साथ साथ चलाना और अपने बच्चों की केयर भी करना। मैम अब ये बताइएगा कि ब्रेकअप आपका हुआ लाइफ में, दूसरी दफ़ा फिर आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है। आप क्या समझती हैं कि ये ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना देता है, या ये इतना आसान तो नहीं होता होगा डेफिनेटली? और सेकंडली ये बताइए, क्या बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी के जो कंप्रोमाइज़ के साथ चलते जाते हैं, जी। क्या वहाँ ब्रेकअप्स होना इसके अंदर बेहतरी होती है, या इस तरह कंप्रोमाइज़ और ज़िंदगी को दोनों तरफ से मुश्किलात में लेके चलना कि रिश्ता ना टूटे जी चलता रहे? अब क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ लाइफ चल रही है ना, तो उसको चलाएं, सही, बजाय इसके कि आपका ब्रेकअप हो, आपके माथे पे एक तलाक का धब्बा लगे। और सोसाइटी में जी, बेवा को लोग फिर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, जी, कि जी, मियाँ इसका मर गया है जी, जी, ठीक है, मर गया था, डेथ हो गई, वो बेवा हो गई। जो तलाक याफ्ता औरत होती है उसके लिए लाइफ में स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई कसूर सी ਤਾਂ ਹੀ तो ਛੱਡ के गया है, ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ होना है, यही ठीक नहीं होनी, ਤਾਂ ही इंज होया, ਤਾਂ ही ਇਹਨੂੰ तलाक हुई है। तो मुझे वो तलाक नहीं दे के गए थे, वो तो एक्चुअली हमें बेच के चले गए थे पूरे ख़ानदान को। तो उसके बाद जाके फिर हमने 6 साल मैंने बड़ी फ़ाइट की कि मैंने आगे शादी नहीं करनी, मैंने अपने बेटे के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी। सही, लेकिन आपको पता है सोसाइटी और फिर हमारा घर, हमारे रिश्तेदार, ये हमें जीने नहीं देते। तो ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो सोसाइटी खड़ा करती है आपकी लाइफ में। आपके जो रिश्तेदार होते हैं उन्होंने ठेका लिया होता है आपकी टेंशन का, बिल्कुल। वो टेंशन क्रिएट करते हैं। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो क्रिएट करते हैं वो आपके रिश्तेदार ही होते हैं। मैडम जितना हम ये कहें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम उनको बॉदर कर रहे होते हैं। जी, हम तो उनको बॉदर भी कर रहे होते हैं, उनकी माननी भी पड़ती है। तो बीकॉम पार्ट 2 में जाके फिर मुझे किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर मेरे वालिद साहब ने दोबारा मेरा निकाह कर दिया। और मैं समझती हूँ कि शायद ये अच्छा हुआ है, क्योंकि हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो मेरे भाई मेरे से छोटे हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। आज अगर मैं उस घर में होती, चाहे मेरा बेटा आज जवान हो गया, तो मेरे अब्बू मुझे यही हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे, मुझे लगता है। वो कहते थे अब रोना नहीं है, अब तेरा बेटा जवान हो गया, अब रोना नहीं, अब थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर है। तो अगर आज मैं उस अपने घर में होती तो मुझे लगता है और भी कई सारी जिंदगियां तबाह हो जाती, शायद मेरे भाइयों का ब्रेकअप हो जाता मेरी वजह से। वो इसलिए कि अगर मेरे अब्बू ने मेरा साथ देना था तो मेरी भाभीयों ने कहना था कि धीए ना इनका साथ देना, Yes. ठीक है। और अगर अब्बू ने उनका साथ देना तो मैंने कहना था दे ले, मैं बेटी हूँ। तो ये खलश जो एक होती है ना दिल में, ये रहती है हमेशा। इसीलिए उस वक्त मेरा फैसला शायद गलत था या सही था, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि मैंने उस टाइम सही स्टेप ले लिया। ठीक है, मैंने निकाह जो था कर लिया, मेरा निकाह हो गया। तो आगे जाके जो मैंने मुश्किलात फेस की वो मेरी किस्मत का हिस्सा थी। और ज़्यादा सारी जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात होती है ना, वो हमारी अपनी ज़ुबान की वजह से आती है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही, कोई गलतियाँ हुई होंगी। हम बहुत गुनहगार से लोग हैं जिसकी सज़ा हमने दुनिया में ही भुगतनी होती है। और दुनिया में काफ़ाते अमल है, जो आप करते हैं वो आपको काटना पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने खुद ही मुश्किलात अपने लिए खड़ी की हूँ। हो सकता है मैं कुछ ऐसा गलत बोल गई हूँ लाइफ में लेकिन जो है। मैडम ये
मकाफात अमल भी होता है, सजा भी का एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं पता, हम नहीं किसी के ऊपर टैग लगा सकते ये किसी को सजा मिली, ये डिसेबल हो गया या फलां वजह से। और दूसरा, अल्लाह पाक ने अपने प्यारों के लिए आजमाइश भी रखी हो तो होती है, उसका नेमुल बदल भी अल्लाह पाक देता है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती व्यूअर्स, आपको भी यकीनन पता है इनके बाद दूसरी जो निकाह जो इन्होंने किया आगे लाइफ को लेके चली, उसके बाद फिर इनके लिए बहुत बड़े और महाज थे अपनी लाइफ को लेके चलना। और नेक्स्ट इन्होंने जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत ही कम ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट करती हैं, स्पेस देती हैं, और फिर इतनी अच्छे तरीके से जो इन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की। मेरे ख्याल में जो इन्होंने पहले बात की है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बुरी मिथ बनी हुई है कि ये तलाक का टैग है, बेवा का टैग है, ये हमारी सोसाइटी कहीं और चली जा चुकी है। तो दोबारा जो इन्होंने ये स्टेप लिया और इतने शान शौकत से अपने हस्बैंड की इस नीड को या इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैडम इसके बाद मैं आपके दर्द को किसी हद तक फील कर सकता हूँ, बाकी तो नहीं कर सकता जो आप फील कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी कहीं मुश्किल लगती है, कहीं समझती है कि ज़िंदगी बड़ी औखी हो गई है, फुल स्टॉप है, या अभी भी अपने आपके अंदर हिम्मत है? वैसे हौसले और हिम्मत की चट्टान और पहाड़ों से ज़्यादा हौसला यकीन कीजिएगा इनमें मैंने देखा, जितने महाजों पे इन्होंने ज़िंदगी को देखा। तो कहीं अभी भी मोटिवेशनल वैसी चल रही है या कहीं पे आके फुल स्टॉप का डीमोटिवेशन का सोचती है? बिलीव करें, मैं कभी किसी से इंस्पायर नहीं हुई। क्या मैं अपने आप से इंस्पायर हुई हूँ। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, जिस दिन एक निकाह करना आम सी बात होती है, मेरे हस्बैंड जाते निकाह कर लेते, चले मैंने उनसे कहा था आप शादी कर लें, वो ना करते, जिंदगी गुजर जाती है। बड़े सारे जिंदगी में मामलात होते हैं जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं, गुजर सकती है। बहुत सारी लाइफ्स गुजर रही हैं। कई लोगों के पास बच्चे नहीं है लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजरे। मेरे एक एडवाइज़र हैं, इस टाइम उनकी 90 एज है, और दोनों मियाँ बीवी ने कभी किसी को ताना नहीं दिया, उनके हाँ बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आज लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है, अपना घर डोनेट कर दिया। तो उनमें से तो एक बेटी भी है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं खलश रह जाती। मेरी लाइफ में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसमें मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, वो बाहर की बीवियों की सूरत में हो जाए। बीवियों का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करते। 2 बीवियाँ तो है ना, तो अगर वो चाहें तो 2 और आ सकती हैं, क्योंकि कमरे हमारे घर में 4 है ना, तो फील होने चाहिए, वो स्पेस है। तो एक निकाह सिंपल होता है वो अलग बात थी, लेकिन मैंने एक दिल को बड़ा किया, शॉपिंग की, मेहंदी की, बारात लेके गई, वलीमा किया। तो मेरे अब्बू पता है क्या कहते हैं? मेरे अब्बू कहते हैं भैंस होती है ना मज, मेरे अब्बू कहते हैं मज जिन्ना जिगर है उसमारे अंदर। ठीक है मैडम, आपने स्पेस की बात की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि हर बंदे के अंदर ये हौसला नहीं होता, और अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे एक्सेप्शनल बंदे अपने चुने होते हैं खास, वो जो ये स्पेस देते हैं और इस स्पेस के अंदर लोग ग्रो करते हैं। वो शाह मोहम्मद ने ये नमूना पैदा कर दिया। तो वो भी बड़े जिगरे वाला बंदा है, मैं भी आपको मिलवाती हूँ, ब्लॉग के अंदर ही वो आएंगे। तो वो बड़े सब्र वाले, बड़े पोलाइट से इंसान है। मैंने ज़िंदगी में उनको देखा। हमारी अम्मा जो है वो थोड़ी सी तलख मिजाज है, लेकिन जो अब्बा हज़रात है ना, वो बड़े जो है ना बड़े पोलाइट से, बड़े एक और ही हुण ज्यादा ही होंदे जांदे जी हर पासे ही। हाँ जी, तो अब्बे पोलाइट ही होंदे जांदे, अब्बे जो है ना वो पोलाइट है। मेरे तो उन्होंने लाइफ में बड़ा कुछ फेस किया। तो शायद हम 4 बहन भाई हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ होता है, अंदर से भी आवाज़ आती है कि मैं जो है ना वो अपने अब्बू पे हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो हौसला सब्र है वो मेरे अब्बू पे। बाकी जो 3 है थोड़े हैं इस तरह के, वो इतने सब्र वाले नहीं। छोटी बहन भी सब्र वाली काफ़ी है, लेकिन मेरे अब्बू की तरह मेरे अंदर सब्र है। तो दूसरी बेगम को एक्सेप्ट किया, छोटी बहन बनाया, और अभी भी मानती हूँ दिल से, लेकिन उनकी मर्जी है वो आगे मेरे लिए क्या सोचती हैं। मुझे इस बात पे नहीं जाना कि वो मुझे अपनी सौतन समझती हैं, अपनी बहन समझती हैं, या मेरे शोहर की वो मुझे पहली बीवी मानती हैं। आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस मैंने जो फ़र्ज़ था एक निभाना था, मैंने निभा दिया। आगे ज़िंदगी कैसे लड़ाइयाँ कितनी हो चुकी हैं? लड़ाई आज तक कोई नहीं हुई ना, मैंने आज तक उसको कुछ कहा ना उसने मुझे कभी कुछ कहा। क्या बात? हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, शुरू से होती है, ये वो तो फर्ज है ना, वो तो करनी वो तो जरूरी है। उसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं कभी हुई, तो ना हमने उससे कभी कुछ कहा है। मैडम, ये तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल है, जितनी मर्जी बातें हम करी जाएं, ये तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसके ऊपर किताबें, थीसिस लिखे जा सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं मैडम, आप औरतों को मजलूम पेश करती हैं, औरतों के इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती हैं, और मैं मानता हूँ इस चीज़ के कि औरतें मजलूम भी होती हैं, औरतों के साथ ज़्यादती भी होती है। जैसे हमने बात की, कभी
ब्रेकअप के ऊपर किसी मर्द के माथे के ऊपर उस तरह से टैग नहीं लगाया जाता जिस तरह टारगेट एक सॉफ्ट कार्नर्स के ऊपर सॉफ्ट अटैक औरत के ऊपर होता है। इस तरह से और बड़ी चीजें हैं। क्या आप ये नहीं समझती हैं कि माइट इज राइट, जिसके पास ताकत होती है वो ही जुल्म करता है। हाँ, अगर औरत के पास कहीं ताकत है, मर्द मजलूम है, तो वो भी तो आप एग्री करती हैं कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं मर्दों के साथ भी जुल्म हो रहा है? मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मर्द बुरे हैं, मर्दों के साथ भी जुल्म होता है। मुझे लगता है कि आजकल मर्दों से ज़्यादा औरतें फ्रॉड कर रही हैं। यानी कि जो मैं तो फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चला ना, डिफरेंट केसेस मैंने जाके देखे हैं। जो फ्रॉड मैंने औरतों के अंदर देखे हैं, आपकी सोच है तो हम मर्दों को ब्लेम दे के चुप करवा देते हैं कि मर्द ने जुल्म किया। हमेशा मर्द ही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं औरत भी गलत होती है। मेरे पास 2-3 स्टोरियाँ मेरे चैनल पे पढ़ी, देखिएगा कि वो मर्द कितना रोए हैं आगे, और जेन्युइन रोए हैं कि किसी को बच्चे नहीं मिलने दे रही और किसी ने 4-4 शादियां की हुई हैं, किसी औरत ने 5 शादियां की और हुई फिर हैं। मजे की बात है, सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती, फिर उस मर्द के रोने को कोई कबूल नहीं करता। क्योंकि क्योंकि वो कहते हैं कि मर्द है इसलिए। तो सोसाइटी में बड़े सारे मसाइल हैं। मैं औरत को मजलूम नहीं कहती, मैं कहती हूँ वो खुद अपने पे जुल्म एम्पावरमेंट के ऊपर काम मैं करती उसकी हैं, एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ। अब तक माशाल्लाह हमने 200 से ज़ायद औरतों को एम्पावर किया। ठीक है, ये आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिलाई स्कूल है, वो सिलाई सीख के जाती हैं। और 200 लड़कियों ने अगर सिलाई सीखी तो उसमें से तकरीबन कोई 60 से 70 बैठ के इज्जत की रोज़ी कमा रही हैं। तो मैंने हमेशा बारहा यही कहा है कि आप कॉल गर्ल क्यों बनती हैं? बिल्कुल सही। आपको कितना शौक है या आपको कितना मज़ा आता है कि अपना जिस्म जो है उसको आप कैसे पेश करती हैं किसी के आगे? आपको तकलीफ नहीं होती? आपका अंदर से ज़मीर आपको मलामत नहीं करता कि आप अपने जिस्म को तकलीफ दे के पैसे लेके आती हैं, फिर उससे अपने बच्चों को भी खिलाती हैं और खुद भी खा लेती हैं? वो रोटी आपका खाने को कैसे दिल करता है? अगर आप अपने जिस्म को वो तकलीफ देती हैं तो आप अपने हाथों और पाँव को थोड़ी तकलीफ दें। क्या खूबसूरत बात की। इनके सिलाई मशीन आपका वेट कर रही है, सिलाई सीखें, फैशन डिजाइनिंग का सीखें, आप कुकिंग का सीखें, आप ब्यूटी पार्लर का सीखें, इज्जत के साथ रोजी कमाएं, अपने जिस्म का पसीना किसी और तरफ निकालें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें की। इन्होंने खुद ही बता दिया। तीसरा बेड़ा इन्होंने जो उठाया, इतनी मुश्किलात के बावजूद हम बहुत से रोने रोते हैं, हमारे साथ ये हम बीमारी है, हम जी ये ब्रेकअप हो गया, उसके ऊपर लोग रोते ज़िंदगी गुजार देते हैं। और इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ में इंसान अपने लिए सोचता है, वहाँ दूसरों के लिए सोचना और इतने स्पेसेस लोगों को दे के फिर भी दूसरों के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े हौसले की बात होती है। तो मैडम आप, मैंने यहाँ पे माशाल्लाह देखा बड़ा अच्छा सेटअप है और आप एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, सिलाई स्कूल बना रही हैं, आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स वेलफेयर का आप चला रही हैं? इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर हम फूड का भी काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग उज़्मा किचन बनने जा रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह स्टोर हैं वो ओपन करने हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी देनी है और लोगों को मैं छोटे छोटे पोर्टफोलियो बना के देती हूँ, यानी कि वो छोटे स्केल पे अपना काम करें। 15 से 20 हज़ार में काम स्टार्ट करें और उससे इतनी इनकम मेरे ख्याल में होना स्टार्ट हो जाएगी कि वो अपने घर का रोज़गार अच्छे तरीके से चला सकती है। अगर 500 रुपये से मेडिकल स्टोर बन सकता है तो 15 से 20 हज़ार में आप एक छोटी सी रेडी, एक पतीला बिरयानी का पका के क्यों अपने आप को मोटिवेट नहीं करती कि अगर मैं 2500 का एक पतीला बिरयानी का मैं पकाऊंगी तो इंशाल्लाह उससे मुझे 45 रुपये बचेगा, मुझे 1,000-1,500 रुपये बचेंगे। और जिस घर में मंथली 3,000 भी ना आते हो उसमें अगर महीने के 30 से 45 हज़ार रुपये आने शुरू हो जाएं तो आप देखें हमारा पाकिस्तान कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। लोग असल में सोचते नहीं हैं, लोग काम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अवाम जो है वो इतनी जाहिल है, मैं इसको क्या कहूँ, हड आराम बहुत, काम नहीं करते। लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके देखे, वहाँ इनको वो कहते हैं ना, वहाँ पे हमारा बेटा जो है ना वो पाइप इंजीनियर है, यानी कि वहाँ पे वो गटर साफ करता है, तो यहाँ पे कहते हैं पाइप इंजीनियरिंग का काम करता है। वहाँ पे इनको गटर भी साफ करने पड़े तो ये करते हैं। आप बिल्कुल सही बात की। आप क्या समझती हैं, इसी के अंदर से सवाल है कि हुकूमत भी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इतने 100 अरब रुपए दे देती है, लोगों को पैसे देती है, नहीं देने चाहिए, लोगों को डायरेक्शन दे, काम पे लगाए, ताकि उस थीम के ऊपर, सड़क के ऊपर सारे लोग चलें कि हम अपने कुछ खुद कमा के अपने पाँव पे खड़े हों। लोगों की सोचों को, सलाहियतों को जंग आलूद तो ये करते हैं जब मुफ्त में इमदाद आप उसके हाथ में थमाते हैं, उसके हाथ में हुनर क्यों नहीं थमाते? तो आपको क्या लगता है, आपने इतना माशाल्लाह काम किया है, कि हुकूमत को किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए? देखें जी, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी,
आपको पता है इन द मीन टाइम मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद मुझे पता नहीं चला, टीन एज में मेरी शादी हो गई। मैं इतनी बड़ी नहीं थी जब मेरी शादी हुई है। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, ज़िंदगी के 20 साल रेत की तरह मेरे हाथ से निकल गए। मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, एक सफाई की स्किल थी। जी जी। मैं अपना मोहल्ला बड़ा अच्छा साफ करती थी। सुबह सुबह सारे टाइम उठ के ना जानो के टाइम गली धो देती थी सारी, क्या ठीक है। तो वो स्किल मेरे पास थी सफाई की। लोग इसके ऊपर चाहे क्रिटिसाइज करें जी। चाहे मुझे बुरा कहें, लेकिन मेरे पास एक स्किल थी कि मैं बिल्कुल। सफाई बड़ी कर अच्छी सकते करती हैं, थी बिल्कुल। और खाना बड़ा अच्छा पकाती थी। तो मुझे सफाई की जॉब जी। मिली, ठीक है। उस सफाई की जॉब करके मैंने कोई अंदर अपने ये फील नहीं किया हो मैं लोगों के वॉशरूम साफ़ करती हूँ। और आप बिलीव करें, इतने गंदे वॉशरूम होते थे जो मैं ऐसे जाके में। साफ़ करती थी। और मैंने कभी इस बात को अब तक कोई महसूस ही नहीं की कि मुझे अंदर से कोई फीलिंग क्या आ रही। बात, क्या बात। उसके बाद मैंने स्टडी की, स्ट्रगल की और आज तक मैं कर रही हूँ। और मैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। जॉइंट्स पेन, गठिया गठिया के लोग चारपाई के ऊपर पड़े होते हैं। ये देख लें मेरे हाथ, अगर आप क्लोज करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें जी। तो मैं दिखा सकती हूँ। देखें मेरी हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं, पाँव की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, बाजू की कोहनियाँ टेढ़ी हो गई। मैं डेली पेन किलर खा के चलती हूँ। आप बिलीव करें, कभी कभी 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर मैं पैदल भी चलती हूँ। बिल्कुल। और मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। लाखों रुपया कमा के मैंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है, बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि 100 में से तकरीबन 10% लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। 90% लोग कहते हैं हमें बैठे बिठाए, बिल्कुल मनोसलवा सही। उतरे हमारे ऐसे ही मुंह है, में मैंने डाल खुद आके देखा है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इनके पास आके। बहुत सादा है, इतना टाइम हमें इन्होंने दिया है और इतनी अच्छी ये बातें, इतना अच्छा विजन है इनका जो ये लेके इस काम को चल रही हैं। मैडम बातें और बहुत सारी हैं, आप बताइएगा। आपने बात की टीन एजर्स की, इन शॉर्ट बताइएगा। आप क्या समझती हैं कि एक बच्ची की शादी कितने सालों में होनी चाहिए? मेरे ख्याल में बच्ची की शादी जो है ना वो 20 से 22 साल की एज में होनी चाहिए। एटलीस्ट वो अगर उसको इंटर, कम से कम इंटर तो हो, साथ उसके कोई स्किल हो, चाहे उसने सिलाई सीखी हो, चाहे ब्यूटिशियन सीखा हो, कुछ भी। क्योंकि ब्रांड की गारंटी है बेटी जरूरत के नहीं है कि नसीब वो की। पीएचडी करे, सर एमफिल करे, उसका मेयार सेट हो, सर स्टैंडर्ड मेरी सेट हो, बात ये सुने, चीजें। ये हम लोगों को कह सकते हैं पीएचडी लेवल पे हमारे 5% लोग सोचेंगे, 95% लोग यही कहेंगे 15 साल की कुड़ी हुई तेन ब्याह के घर करो। जो मोटो आज तक बना हुआ है, जो आज जी तक जी। माइंड सेट बना हुआ है, जो आज तक चेंज नहीं किसी ने करने की कोशिश की ला। और जो लोग कहते हैं ना कि अभी तो लड़कियां सोच रही हैं वो पढ़ेंगी, बैंक बैलेंस होगा, शोहर ऐसा होगा, शादी। तो फिर कई लोगों बच्चियों के सर में चांदी भी आ गई सही है बात। जिन्होंने पीएचडी का सोचा और आज तक वो घरों में बैठी हुई। तो मेरे एक डॉक्टर साहब वाकफ हैं, वो कहते हैं मेरी 3 बेटी हैं, तीनों को मैंने डॉक्टर बनाया, पीएचडी करवाई, तीनों डाइवोर्स दे के घर आ गई। मैं उनको अच्छी तालीम दे सका, उनको अच्छी, मैं उनकी तरबियत भी मैंने की, तालीम भी दी है, सब कुछ, लेकिन मैं उनका नसीब नहीं दे क्या सका। बात, तो क्या बात। अपने नसीब के साथ, नसीब। आपका नसीब कोई नहीं है, अपने साथ कुछ ऐसा ज़रूर अब रखें। जितना उनको उनकी एजुकेशन पे जितना जी। जोर दे कि दिन आगे लेके जाते हैं, उतना पीछे से नुकसान भी एक तरह से हो रहा होता है, नुकसान भी हो डिक्लाइन रहा भी है। उस तरह से जी। हो रहा होता है। तो आप वक्त पे हर चीज अच्छी लगती है। जी लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ, आपको पता है हमारे इधर कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हम अगर बात करना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। मेरे वाले साहब इस टाइम 64 ईयर्स के हैं जी और इधर आए हुए उनको 4 से 5 माह हो गए। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी के 20 साल लाहौर में मैंने उनको देखा है। ज़िंदगी के 20 साल रात 2 बजे से रात 8 बजे तक उन्होंने जॉब की। क्या बात है। रात 2 बजे AM 2 AM, ठीक है, उस सॉरी 2 AM ऐसे ही हो बाप जाता की 12 बेटी बजे पर तक। क्यों ना स्ट्रॉन्ग हाँ, उज़्मा बने। तो अब वो सुबह, अब देख लें, अब इधर 9 से 3 बजे तक क्लासेस है, जी उन्होंने सुबह 6 बजे इधर होना है और शाम को 8 बजे जाना है। बिल्कुल ऐसे 14 ही है। घंटे मैंने ड्यूटी जैसे करते ही हैं। नॉकिंग की इस गेट के ऊपर सिलाई स्कूल की, तो मैंने समझा कि शायद कोई स्ट्रॉन्ग उज़्मा जितनी तरक्की कर गई है, इन्होंने इतना कुछ किया है, तो शायद इनका कोई एम्प्लॉई होगा। तो मैंने इधर आके बैठा, अंकल ने मुझे पानी शानी पिलाया, तो मैंने पूछा कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो आपके सिस्टर ने सफाई बताया करते हैं। कि यहाँ पे ये वाले साहब हैं और यहाँ पे ये खुद होते हैं, जी। तो अभी तक वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपकी तो बात पे अब्बू जी इतनी आ जाए, सादगी, आ जाए इधर आप। अंकल जी आइएगा। हाँ, आज इतनी सादगी हाँ, और इतनी हाँ। तरक्की करने के बावजूद इतनी हम्बल और इतनी हार्ड वर्किंग, मैंने ऐसी फैमिली यकीन कीजिएगा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और यही रियल मोटिवेशनल और रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, जहां ऐसे लोग हों जो ये फील ना करें कि हम इतनी तरक्की करके तो हम ये छोटा सा काम सफाई वाला क्यों ना करें। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब आप यहाँ पे एंड करें।